फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 एंड 16। अभी तक मैं आपको 11 क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से करा चुका हूं। BCS 012 दिसंबर 2022 का पेपर, PYQ पेपर, जहां पर मैंने विद कॉन्सेप्ट आपको जो है डीप में एक एक क्वेश्चन समझाया है। इससे पहले वाली आप 2 वीडियो देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट में पूरी सीरीज आपको मिल जाएगी। पहले मैंने 1 से लेके 5 तक करा है, फिर 6 से लेके 11 तक कराए हैं क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? BCS 012 दिसंबर 2000 पेपर के क्वेश्चन। ओके, तो चलो आज हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 12 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। यानी कि क्रैमर्स रूल का यूज करके बेटा आपको क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मतलब है कि इन तीनों इक्वेशन में आपको ये जो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स, वाई और जेड, इनकी क्या करनी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। चलो, वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मैट्रिसेस की फॉर्म में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे? मैट्रिसेस की फॉर्म में। अब मैट्रिसेस की फॉर्म में हम इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स का कोएफिशिएंट, फिर वाई का कोएफिशिएंट, फिर जेड का कोएफिशिएंट, फिर सेकंड इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट, फिर थर्ड इक्वेशन का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट। सबसे पहले यहाँ देखो, जिसके साथ इस दुनिया में कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है? 1। जिसके साथ इस दुनिया में कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है? 1। फिर y भी आपका 1 और z आपका नहीं है। z का कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, तो z का कोएफिशिएंट क्या रहेगा? 0। अब यहाँ जाओ, यहाँ x का कोएफिशिएंट नहीं है तो x रहेगा 0। y जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं रहता उसके साथ कौन रहता है? 1 और z भी आपका 1। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ जाओ, यहाँ आपका y 0 है क्योंकि y का कोएफिशिएंट नहीं दिया है। x आपको कितना दिया है? 1 और z आपको दिया है 1। पहले x, y देन z। ओके, आपको इस तरीके से पूरे सीक्वेंस में लिखना है। इधर देखो तो आपको z दिया है और x दिया है, और जिसके साथ कोई मल्टीप्लाई में नहीं होता उसके साथ कौन होता है? 1। अगर 2 होता, 2z होता, तो z की जगह पे, z के कोएफिशिएंट की जगह पे 2 आता। समझ गए मेरी बात ध्यान से? अब मैंने इनको जो है मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख लिया है। अब जो है बेसिकली मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने कोएफिशिएंट को लिखूंगा कुछ इस प्रकार से, x, y और z। ठीक है बेटा, क्या करना है, इनको ऐसे इस प्रकार से बेटा आपको क्या करना है, रो मैट्रिक्स में लिखना है, जिससे बेटा इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाए। जैसे इसका ऑर्डर अगर 3x3 है तो कहीं ना कहीं इसका ऑर्डर क्या होगा? 3x1, तभी तो जाके इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, है ना। पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी इनका मल्टीप्लिकेशन जो है क्या होगा? पॉसिबल होगा। इज इक्वल टू, अब अब जो इनके आंसर आ रहे हैं, ये इक्वेशन के जो इधर कोएफिशिएंट दिए हैं, क्या दिया है? 0, 1 और 3। क्या दिया है? 0, 1 और 3। समझ में आ गया? अब मैंने इनको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से क्या किया है, मैट्रिसेस की फॉर्म में अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अरेंज कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो, क्रैमर्स रूल का यूज करके इनको सॉल्व करना है। कौन से रूल का यूज करके? क्रैमर्स रूल का यूज करके। देखो, अब क्रैमर्स रूल में जब हम x की वैल्यू निकालते हैं, बहुत सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान रूल है क्रैमर्स रूल। देखो करना क्या होता है क्रैमर्स रूल में, जब आप x की वैल्यू निकालने जाओगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, जब आप x की वैल्यू निकालने जाओगे तो इस x वाली रो को हटा के आपको ये रख देना है। ठीक है, फिर पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करके इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है। नहीं समझ में आया? चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेना है। ये मैट्रिक्स क्या है? 1 1 0 0 1 1 0 1 1, सॉरी, रुको। क्या है? 1 0 1। चलो पहले ये जो आपकी जो ये गिवन मैट्रिक्स है ना, जो आपने बनाई है, पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो, जिसको हम किससे दिखाएंगे? ऐसे करके दिखाएंगे, डैश। तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आएगा? 1। पहले बेटा 1 को लेंगे, पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हटाओगे, 1 1 1 0 1, माइनस सेकंड एलिमेंट नेगेटिव रहेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो 0 1 1 1 0 1 1 1, यही आएगा ना। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो 0 1 1 1, तो वो लिख लिया। अब ये तो जीरो है, जीरो है तो बेटा किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन जीरो से करोगे तो वो पूरा क्या बन जाएगा? जीरो। इसलिए बेटा हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये पूरा तो आपका क्या रहने वाला है? जीरो रहने वाला है। क्योंकि कुछ भी आए भाई, जीरो से किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आपको जीरो ही मिलना है। तो जो आपका डिटर्मिनेंट है गिवन मैट्रिक्स का, वो कितना है? 1 1 1 जा 1, और जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो, -1 0
-1 है ना बेटा, -1 1 जा 1 और माइनस का 1, यहाँ तो बचेगा 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, माइनस माइनस प्लस है ना, 0 का मतलब कुछ नहीं, क्या बचेगा -1 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 यानी कि 2। यानी कि जो डिटर्मिनेंट आया है, आपकी गिवन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट आया है वो क्या आया है बेटा? 2 आया है, ठीक है? अब मान लो आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सुनो, सुनो, x की वैल्यू निकालने के लिए बेसिकली क्या करना है, जब आप x की वैल्यू निकालोगे, कौन से नंबर की वैल्यू निकालोगे? x की निकालोगे, तो जितने भी x के कोएफिशिएंट है, सुनो ध्यान से, जितने भी x के कोएफिशिएंट है सबको हटा देना है, जितने भी x के कोएफिशिएंट है सबको हटा देना है और उनकी जगह पे ये लिख देना है। एक्स के कोएफिशिएंट कौन है? ये पहले वाले है ना, ये एक्स वाई और जेड, ये कॉलम वन, ये जो कॉलम वन है ये एक्स का है, ये वाई के कोएफिशिएंट है और ये जेड के है ना। यहाँ पर मैंने सारे एक्स के लिखे हैं, फिर वाई के लिखे हैं, फिर जेड के लिखे हैं, ऐसे करके। तो एक्स के कोएफिशिएंट को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे? 0 1 3, फिर बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब में कोई चेंज नहीं रहने वाला, 1 1। तो ऐसे निकलेगा आपका एक्स की वैल्यू, क्या निकलेगी यहाँ से? एक्स की वैल्यू। ऐसे जब आप वाई की वैल्यू निकालने जाओगे, जब आप y की वैल्यू निकालने जाओगे, सुनो, अब जब आप y की वैल्यू निकालने जाओगे तो आपको क्या करना है, इस y के कोएफिशिएंट, जितने भी ये y के कोएफिशिएंट आ रहे हैं, ये वाले, इन y के कोएफिशिएंट को हटाकर, इन y के कोएफिशिएंट को हटाकर बेटा क्या लिख देना है? ये वाले, ये जो कांस्टेंट वाले नंबर है ये। अब सब सेम रहेगा, कोई कोई चेंज नहीं करना। चेंज किस में करना है? y की वैल्यू निकाल रहे हो तो y वाले कोएफिशिएंट में चेंज करना है, x में x की वैल्यू निकाल रहे हो तो x वाले कोएफिशिएंट में चेंज करना है। बस, अब क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, 1 0 1। अब इस पूरे y वाले की जगह पे आ जाएगा 0 1 3 और 0 1 1। क्लियर है? 0 1 1 और डिटर्मिनेंट से इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे z। अब z कैसे निकलेगा? z बहुत सिंपल निकलेगा। कैसे निकलेगा z? अब आपको क्या करना है, x y तो सेम रहेगा। अब z की वैल्यू निकाल रहे हो तो z वाली कॉलम को हटाएंगे। किसको हटाएंगे? z वाले कॉलम को हटा के बेटा क्या लिख देंगे? ये, ठीक है, 1 0 1 1 1 0। अब z वाले कॉलम को हटा के बेटा क्या लिख देंगे? ये 0 1 3 अपॉन में, अब क्या करेंगे? इसको भी डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी? एक्स वाई और जी की वैल्यू मिल जाएगी। जी बोले तो जेड, ठीक है। बस अब इतना ही करना था बस, और आपका जो है एक्स वाई और जेड का आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं, पहले उससे पहले थोड़ी सी जगह बनाते हैं। चलो अब एक्स की वैल्यू निकालेंगे। पहले देखो यहाँ पे एक्स निकालते हैं। एक्स आपका क्या है? एक्स, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लो। क्या आएगा? पहला एलिमेंट जीरो है, जीरो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे, क्या बचेगा? 1 1, पूरा पूरा लिखते हैं ना। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा? पहले जीरो, मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे 1 1 0 1, माइनस, इस सेकंड एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 3 1, है ना। देखो ना, फर्स्ट रो को हटाएंगे, सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 3 और 1 1, फिर जीरो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 1 1 3 0। देखो ये पूरा तो जीरो बन जाएगा, ये पूरा तो जीरो बन जाएगा, बचेगा केवल ये 1 1 जा 1 माइनस 3, कितना आ गया? प्लस माइनस माइनस, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। यानी कि बेटा आपका ये जो डेल ऑफ एक्स है, ये इस वाली मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है? 2। अब इसी 2 को बेटा क्या करेंगे? इस पूरे को सॉल्व करके मुझको क्या मिला? 2 मिला। इस पूरे को सॉल्व करके मुझको क्या मिला? 2। इस पूरे को सॉल्व करके मुझको मिला 2 अपॉन में डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट भी कितना है? 2, और 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1। तो लो, इस प्रकार से आपका जो x है बेटा वो कैलकुलेट हो चुका है। मैं अलग-अलग पेन से करूँगा जिससे आपको जो है ना अलग-अलग चीज़ें समझ में आए। अब चलो, अब हम निकालेंगे y वाले कोएफिशिएंट को। किसको निकालेंगे? y की वैल्यू। y की कैसे निकलेगी? इस पूरे के डिटर्मिनेंट को, इस पूरे के डिटर्मिनेंट को किससे? इस पूरे के डिटर्मिनेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि डैश हमारा क्या है? 2, है ना। ये जो डिटर्मिनेंट है हमारी गिवन मैट्रिक्स का वो क्या है? 2। अब चलो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। ये देखो, ये दो को एलिमेंट तो जीरो है, तो इधर से एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, केवल कहां से होगा? फर्स्ट एलिमेंट से। तो 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाएंगे तो बचेगा 1 1 3 1, 1 1 3 1। बाकी सब तो जीरो रहने वाले हैं, बाकी सब तो जीरो है ना, तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करोगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो मैं उसको सॉल्व नहीं कर रहा,
अब यहाँ पे क्या आएगा 1, 1 1 जा 1 -3, 1 1 जा 1 -3 है ना बेटा, 1 3 जा 3 आ जाएगा ना, बाकी सब तो 0 है, उसको यहाँ रहने दो। ये आ गया -2, -2 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा -1। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब चलो, अब हम अपना निकालेंगे z, ठीक है? जगह बढ़ गई। अब निकालेंगे अपन अपना z। तो z निकालने के लिए मैं यूज करता हूँ ग्रीन मार्कर, ठीक है? अब z कैसे निकलेगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो फिर से। अब z निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अब इसको एक्सपेंड करूंगा। हम्म, अब z निकालने के लिए बेसिकली मैं क्या करूंगा, अब देखो यहां से एक्सपेंड करूंगा, इसे देखो, फिर 1 है, इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकालेंगे 1। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा? 1103, 1103 माइनस सेकंड एलिमेंट नेगेटिव रहेगा, माइनस फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम को देखो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 0113 है ना, 0113, 0113 प्लस थर्ड एलिमेंट तो आपका 0 है, थर्ड एलिमेंट तो आपका 0 है, तो वो सिंपली क्या रहने वाला है? 0 रहने वाला है, अपॉन में 2, अपॉन में 2, यानी कि 2 से, है ना बेटा, डेल डेल से डिवाइड कर देगा ना, और डेल हमारा ये डिटर्मिनेंट कितना आया? 2। तो अब यहाँ देखो 1 3 जा 3 माइनस 0 माइनस 1, ये तो 0 -1 और वो तो 0 रहेगा। तो यहाँ बचेगा आपका 3, 3 में से 0 गया 3, माइनस माइनस प्लस और वो 0, 3 + 1 4 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2। तो z की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। तो देखो x आपका आ गया, आपका जो x है, ये तो मिक्स हो जाएगा थोड़ा, आपका जो x है बेटा वो कितना आया? x आपका आया 1, y आया आपका -1 और z आया आपका 2, ठीक है? तो ये हो गया। इस प्रकार से हमने क्या किया, क्रैमर्स रूल का हेल्प लेते हुए हमने क्या करा, अपने एक्स वाई जेड की वैल्यू को फाइंड कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। इस क्वेश्चन में जो है आपको जो है प्रॉपर डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम बना के चीजों को एनालाइज करना होगा, तभी जाके आप जो है इस क्वेश्चन को कर पाओगे। समझे मेरी बात ध्यान से? ठीक है, चलो एक एक चीजों को पढ़ेंगे, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और एक एक चीज को बारीकी से बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है? अ चाइल्ड इज होल्डिंग अ स्ट्रिंग ऑफ अ फ्लाइंग काइट, यानी कि बेटा स्ट्रिंग बोले तो बेटा आपकी लैंग्वेज में मांझा, पतंग जब उड़ाते हैं तो बेटा मैं से इस प्रकार से ऐसे करके मांझा पकड़ते हैं ना, ऐसे मांझा पकड़ के ऐसे करके पतंग उड़ाते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली देखो, यूं, ये यूं करके, ये यूं, यूं करके आपका जो है मांझा कुछ इस प्रकार से ऐसे करके जाता है, ऐसे, इस प्रकार से ऐसे एंगल बनाते हुए, है ना, विच इज एट हाइट ऑफ 50 मीटर। और उसकी पतंग जो है बेटा क्या है, ऐसे स्ट्रिंग से जाते हुए बेटा कितनी हाइट पर पहुंच गई है? 50 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गई है। तो मानो मैंने मान लिया कि ये जो पॉइंट वाला बंदा है ना, ये जो पॉइंट वाला बंदा है, यहाँ बनाता हूं मैं थोड़ा, ये जो पॉइंट वाला बंदा है ना, ये जो पतंग उड़ा रहा है, एक स्ट्रिंग है, इज होल्डिंग अ स्ट्रिंग टू फ्लाई अ काइट, एक स्ट्रिंग को बेटा होल्ड कर रखा है, पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग है मान लो, ये पतंग उड़ा रहा है कितनी हाइट पर? 50 मीटर की हाइट पर उड़ा रहा है। कहाँ से? जमीन से। जमीन से कितनी हाइट पर उड़ा रहा है? 50 मीटर की हाइट पर उड़ा रहा है। क्लियर है? कितनी हाइट पर उड़ा रहा है जमीन से? 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा रहा है। क्लियर? फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ा रहा है? 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ा रहा है। तो पहला टास्क तो मेरा हो गया। द विंड कैरीज अवे द काइट हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द चाइल्ड। अब यानी कि जो बेटा क्या है, जब हवा चली तो हवा बेटा क्या है, उस पतंग को, अवे मतलब क्या होता है? दूर ले जाना। ये जो आप अवे वर्ड देख रहे हो उसका मतलब क्या है? दूर ले जाना। किसको दूर ले जाता है? पतंग को हॉरिजॉन्टली। देखो वर्टिकल मतलब ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। हॉरिजॉन्टल मतलब कैसे, क्या होता है बेटा? ऐसा अरेंजमेंट, ऐसे करके। हॉरिजॉन्टली बोल रहा है तो मतलब क्या, वो बच्चे से पतंग को कैसे ले जा रहा है? ऐसे करके ले जा रहा है, यूं करके ले जा रहा है, दूर की तरफ। अवे मतलब बच्चे से दूर ले जा रहा है। तो यानी कि बेटा जो ये पतंग है, ये पतंग जो है बेटा क्या है, बच्चे से दूर जा रही है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द चाइल्ड एट अ रेट ऑफ 6.5 मीटर पर सेकेंड। किस रेट से जा रहा है बेटा? 6.5
मीटर पर सेकंड से बेटा क्या है, ये पतंग जो है बेटा हवा की वजह से बच्चे से दूर जाती हुई जा रही है। डिटरमाइन द रेट एट विच द काइट स्ट्रिंग मस्ट बी लेट आउट, यानी कि बेटा आपको रेट बताना है कि किस रेट से जो है ये काइट की जो स्ट्रिंग है बेटा वो बढ़ती जा रही है। आप एक चीज समझो, आप जितनी दूर अपनी पतंग को भेजोगे उतना ही ज्यादा बेटा मांझा आपका यूज होगा, उतनी ज्यादा ही मांझे की लेंथ आपकी यूज होगी, है ना। जितना दूर आपको पतंग को भेजना होगा बेटा उतना आपकी चरकरी से क्या है, मांझा खर कर 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 खाली होते हुए बेटा क्या करेगा और दूर तक जाता जाएगा, है ना। तो मांझे की जो लेंथ है बेटा वो भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी हाइट के हिसाब से, जैसे जैसे वो आपसे दूर जाती जाएगी, है ना। तो बस वही चीज यहाँ पर आपको बतानी है कि किस रेट से जो है ये मांझे की जो लेंथ है, ये मांझे की जो लेंथ है, ये जो स्ट्रिंग की लेंथ है ये चेंज होगी। आपको ये चीज निकालनी है कब, जब बेटा स्ट्रिंग की लंबाई यानी कि स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 130 मीटर की हो जाएगी। यानी कि बेटा बढ़ते 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 यूज होते 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 जब स्ट्रिंग की लंबाई 130 हो जाएगी तब आपको उस पॉइंट पे बताना है कि वह किस रेट से बदल रही है, स्ट्रिंग की लंबाई किस लेंथ से बदल रही है, लेंथ जो है उसकी, लंबाई तो नहीं बोले, हाँ लंबाई, उसकी लंबाई जो है स्ट्रिंग की वो किस रेट से बदल रही है आपको वो बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले बेटा मैं इस जमीन की लंबाई को जो है क्या मान लूंगा, एक्स। इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है ना, तो मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिया एबीसी, जहां पर बेटा आपको पता है हाइट और जमीन के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये बहुत काम का है, ये चीज हमारे यूज होने वाली है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ठीक है, अब मैं क्या बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इस एक्स की, क्योंकि ये एक्स हमें काम देने वाला है। हमें उस पॉइंट पे बेटा क्या है, उस पॉइंट पे स्ट्रिंग का रेट ऑफ चेंज बताना है, जब बेटा क्या होगा, ये स्ट्रिंग की लंबाई 130 हो गई होगी। तो उस पॉइंट पे मालूम कर लो कि जमीन की लंबाई कितनी रही होगी, पहले वो मालूम कर लो, क्योंकि आगे आपको काम देने वाला है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। ये परपेंडिकुलर होता है आपकी बेटा, ये खड़ी डिस्टेंस, ये हाइट, इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ट्राइंगल की हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। बेस बोले तो नीचे वाली साइड, और हाइपोटेन्यूज जो होती है बेटा वो होती है सबसे लंबी साइड। सबसे लंबी साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, ये बात अपने दिमाग में रखना। परपेंडिकुलर मतलब खड़ी साइड, बेस मतलब ये नीचे, है ना। बेस हमेशा बेटा बेसमेंट, बेस किसी भी चीज का कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है। इसलिए बेटा ये वाली साइड जो है उसका बेस हो जाएगी, और ये साइड इसका हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी है। ठीक है, तो इसके माध्यम से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे कौन है, 50, 50 का स्क्वायर प्लस बेस आपका क्या है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना, 130, तो 130 का स्क्वायर। इसका 50 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 2500 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 130 का स्क्वायर करते हैं। 130 का जो स्क्वायर है मेरे हिसाब से 169 आएगा, लेकिन एक बार हम लोग कंफर्म कर लेते हैं। 130 गुणा 130, क्योंकि हाँ 169 ये आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स की वैल्यू को निकालेंगे। तो ये प्लस का 2500 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 16,900 में से हम क्या करेंगे, 2500 को माइनस कर देंगे, 2500 को माइनस कर देंगे तो आएगा 14,400। 14,400, 14,400 आ गया आपका, 14,400। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं। तो जैसे ही मैं यहाँ से स्क्वायर का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, अंडर रूट। अब अंडर रूट 14,400 की वैल्यू निकाल लो। अब जब अंडर रूट 14,400 की वैल्यू निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 120, कितना मिलेगा, 120 मीटर। जब सब चीजें मीटर में तो बेटा ये भी किस में होगी, मीटर में होगी। यानी कि जो इसकी वैल्यू है उस पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। मतलब चलते 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 जब बेटा स्ट्रिंग की लंबाई 130 होगी तो जमीन से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी, बच्चे की उस पतंग से बेटा कितनी दूरी हो जाएगी, 120 मीटर की दूरी हो जाएगी। अब सुनो, अब आपको निकालना है इसका चेंज। ये चेंज हो रहा है, जो चीज चेंज हो, आपको याद रखना है मैथ्स में जब भी कोई चीज चेंज हो तो उसको आप लोग क्या मानोगे, वेरिएबल मानोगे। तो आपने इसको मान लिया y, क्योंकि ये बदल रहा है ना। ये तो फिक्स पॉइंट बता दिया उसने, जब उसकी लंबाई 130 हो जाएगी, स्ट्रिंग की लंबाई जो है 130 हो जाएगी तब आपको चेंज निकालना है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो देखो ना, स्ट्रिंग की लंबाई भी तो कंटिन्यू बदल रही है ना, उसी की तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। तो इसलिए बेटा उसको हमने क्या ले लिया, y।
बाकी हाइट जो है वो तो बेटा फिक्स रहेगी, क्योंकि पतंग जो है ऐसे करके बदल रही है, ऐसे करके बदल रही है। इसलिए बेटा क्या होगा, हाइट तो उसकी कैसे रहने वाली है, फिक्स रहने वाली है ना? इस पॉइंट पे भी 50 है, इस पॉइंट पे भी 50 रहेगी, इस पॉइंट पे भी 50 रहेगी, इस पॉइंट पे भी 50 रहेगी, इस पॉइंट पे भी 50 रहेगी। लेकिन बदलेगा कौन? बदलेगी बेटा ये ग्राउंड से डिस्टेंस और ये स्ट्रिंग की डिस्टेंस, ठीक है? तो इसलिए बेटा मैंने क्या करा, इनको वेरिएबल ले लिया। अब फिर से बेटा मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँगा कि x का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर जो है बराबर होगा बेटा किसके? आपके y के स्क्वायर के। किसके बराबर होगा? y के स्क्वायर के। और आपको इसी का तो चेंज निकालना है। तो सबसे पहले देखो बेटा ये क्या बनेगा? ये बचेगा आपका 2x dx बाई dt। क्या बचेगा? 2x dx बाय dt। क्लियर है? इतना क्लियर है? मस्ट बी लेट आउट, ठीक है, हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द चाइल्ड एट अ रेट ऑफ 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है, जमीन की लंबाई चेंज हो रही है ना, 60 मीटर पर सेकंड से उससे दूर जाती जा रही है, तो यानी कि आपको dx बाई dt आपको दिया है। dx बाई dt आपको 6.5 मीटर पर सेकंड दिया है। बोल रहा है ना कि जो बच्चे से जो दूर जा रही है पतंग, वो किस रेट से जा रही है? 6.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है? बच्चे से दूर जा रही है। मतलब ये डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज आपको दिया है, आपको स्ट्रिंग का रेट ऑफ चेंज निकालना है, ठीक है? प्लस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। y स्क्वायर का करोगे तो ये हो जाएगा 2y dy बाई dt। क्लियर? अब यहाँ वैल्यू रख दो 2। x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू आई 120 प्लस dx बाई dt कितना है? 6.5 इज इक्वल टू 0 का मतलब तो कुछ नहीं 2। y की वैल्यू कितनी है? 130 dy बाई dt। चलो अब निकालते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? 120 ये हो जाएगा आपका 240 प्लस 6.5 130 dy बाई dt। अब यहाँ देखो, अब इन्हें ऐड कर लो। ये कुछ आपका हो जाएगा 246, है ना? 246 के लगभग हो जाएगा। लेकिन मैंने सही करा, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में है। 120 dx बाई dt 2, सॉरी मल्टीप्लिकेशन में मैंने ऐड कर दिया, मल्टीप्लिकेशन में है 240 और ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में, मैंने गलत कर दिया। देखो ना, 2 की जगह पे 2, x की जगह पे 120 आएगा और dx बाई dt की जगह पे 6.5, है ना? तीनों के तीनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। अब देखो यहाँ से, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को ऐसे हटाऊंगा। जैसे इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा? एक जीरो आएगा और एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा। चलो अब यहाँ देखो क्या करना है। अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या बचा आपका? 24, 2 12 दूनी 24 ना, 24 आया गुणे 65 इज इक्वल टू 130 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 130 को बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 260 dy बाई dt। अब dy बाई dt की वैल्यू निकालना है, इसको यहाँ भेज दो 24। अब इसके देखो, इसके नीचे टी क्यों आया, टाइम क्यों आया? टाइम इसलिए आया क्योंकि देखो सेकंड आ रहा है नीचे, मीटर, यानी कि लेंथ बेटा किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है? सेकंड के रिस्पेक्ट में। और सेकंड क्या है आपका? टाइम। इसलिए बेटा हमने टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज लिया है। 260 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, ठीक है ना? एक्स स्क्वायर का किया 2x dx बाई dt। पहले देखो, पहले पावर का किया फिर फंक्शन का किया, dx बाई dt। पावर का किया फिर फंक्शन का किया, इसका तो जीरो हो जाएगा क्योंकि हाइट तो बेटा आपकी कांस्टेंट है, ठीक है? अब यहाँ से जो कट रहा है उसे काट लो। देखो 13 पंजे 65, पच्चम 25, है ना? 5 एकम 5, 5 15 बाहर में कटेगा। ये पच्चम 25, एक बचेगा 5 दूनी 10, यानी कि 52 बार में कटेगा। क्लियर है? उसके बाद देखो ये दोनों के दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 12 बार में ये आ गया, 2 दूनी 4, 2 छीक 12, ये 2 छीक 12, फिर 13 बार में ये 13 से 13 कट गया। क्लियर है? ये 13 से ये 13 कट गया, बचा क्या? 6, यानी कि ये भी कितना आ जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड, है ना? टाइम है ना आपकी जो वाई है, वाई किस लेंथ में? मीटर में। और ये किस में? डिवाइड बाय टाइम किस में मिलेगा आपको? सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो आपका ये भी बेटा ये किस रेट से चेंज होगा? 6 मीटर पर सेकंड किससे चेंज होगा, ठीक है? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस चीज को देखो। ए द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी इज 22, यानी कि बेटा आपके जो एपी का जो फर्स्ट टर्म है, और एपी के फर्स्ट टर्म को बेटा हम किससे दिखाते हैं? ए से। ए आपका क्या होता है? एपी का फर्स्ट टर्म। ए कौन होता है बेटा? आपकी एपी का फर्स्ट टर्म, जो कि किसके बराबर दिया है? 22 के बराबर दिया है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज -4। और कॉमन डिफरेंस को बेटा हम किससे दिखाते हैं? डी से। किससे दिखाते हैं? डी से दिखाते हैं कॉमन डिफरेंस को।
जो कि किसके बराबर दिया है, -4 के बराबर दिया है। एंड द सम ऑफ n टर्म इज 64, यानी कि Sn आपको दिया है। Sn बेटा बोले तो सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स का सम दिया है, और n टर्म के सम को हम लोग बेटा किससे दिखाते हैं, Sn से दिखाते हैं, जो कि किसके बराबर दिया है, 64 के बराबर दिया है। तो आपको जो है बेटा क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको दिया क्या है, आपको दिया है Sn, तो आप Sn के माध्यम से बेटा क्या करोगे, अपने n की वैल्यू को फाइंड करोगे। तो करने के लिए बेटा आपको क्या मालूम होना चाहिए, Sn का फॉर्मूला, यानी कि एपी सीरीज में सम निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, जो कि होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला आपका Sn निकालने का, यानी कि सम निकालने का। तो देखो Sn की जगह पे क्या आएगा, 64 इज इक्वल टू n, n की जगह पे खाली रहेगा क्योंकि n की तो वैल्यू निकालनी है, बाई 2 इज इक्वल टू 2 a की वैल्यू बेटा क्या है, 22 प्लस n-1, और d की जगह पे आएगा -4। देख लो भाई, कोई देख लो भाई, यहाँ पे कोई वैल्यू में गलती तो नहीं है। देखो मैंने क्या करा, n की जगह पे आया 64, a की जगह पे आ गया 22, ठीक है, पहला फर्स्ट टर्म बेटा 22 प्लस n-1, और d की जगह पे -4। अब देखो क्या करना है, अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 64 की जब बेटा 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 128। ठीक है, तो 128 इज इक्वल टू n/2, 22 44 है ना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 44 आ गया ना, ये 44 लिख लो, 2 को वहां भेज दिया ना, मैं 2 करे यार, 2 को तो मैंने वहां भेज दिया। अब क्या बचेगा यहाँ पे 44। अब देखो -4 की जब n से, -4 की n से भी मल्टीप्लाई करोगे और -1 से भी करोगे, तो -4 की n से करोगे तो क्या आ जाएगा, -4n, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 4। देखो इतना किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ, कमेंट में बताना भाई, अगर डाउट हो तो। देखो मैंने कुछ नहीं करा है, -4 की पहले n से कर दी तो -4n, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 4 1 जा 4, यानी कि -1 की 4 से करोगे तो 4। क्लियर है, अब यहाँ देखते जाना, 128 इज इक्वल टू n, 44 प्लस 4 बेटा कितना होगा, 44 नंबर से नंबर ऐड होगा, n वाले से नंबर ऐड नहीं होगा, n जिसके साथ लग गया वो बन गया वेरिएबल, और ये नंबर है, ये नंबर है, तो ये आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो 44 प्लस 4 बेटा कितना होगा आपका, 48 माइनस 4n, कितना हो गया, 48 माइनस 4n। अब यहां से देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इस 4 को कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो ना, इसके टेबल में भी 4 आता है, इसके टेबल में भी 4 आता है, तो मैं क्या करूंगा, अपने 4 को कॉमन ले लूंगा। तो मैं जैसे ही 4 को कॉमन लूंगा, 4 और n है ना, n तो पहले से था और 4 को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 12 माइनस n, 12 माइनस n। क्लियर है। अब देखो ये 4 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 128 को 4 से भागे करोगे, यहाँ बचेगा, देखो 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इक्वल्स टू के उधर जाकर डिवाइड में चला गया, तो यहाँ बचेगा n, 12 माइनस n, 12 माइनस n, है ना बेटा, 12 चौक 48 होता है ना, यहाँ पे बचेगा 12 माइनस n। क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, यानी कि 32 बार में आएगा आपका 128। इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 12n माइनस n स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, 12n माइनस n स्क्वायर। ये आपको मिल गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ये माइनस का n स्क्वायर है, इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो प्लस का, फिर ये प्लस का 12n है, इक्वल्स टू के इधर आएगा तो माइनस का, ये तो कहीं गया नहीं, तो इसलिए जैसा का जैसा है वैसी का वैसा रहेगा। क्या बन गई ये बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, नहीं आता तो एक बार यहाँ पर देख लेना मैं कैसे इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, पहले और आखिरी वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 और प्लस का 32, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझको मिलेगा 32। यानी कि अब मुझे क्या करना होता है, पहले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई कर लिया, जो आंसर आया उसको लिख लिया, लिखने के बाद क्या करेंगे, बीच वाली वैल्यू को पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं, ये बीच वाली वैल्यू को, और बीच वाली कितनी है, -12। यानी कि दो ऐसे नंबर सोचेंगे जिनको प्लस करने पर क्या है, -12 आए, और मल्टीप्लीकेशन करने पर क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आया 32, वो मल्टीप्लाई करने पर बेटा ये 32 आना चाहिए, और ऐड करने पर यानी कि प्लस करने पर -12 आना चाहिए। तो ऐसा नंबर सोचो, ऐसे कौन कौन से नंबर है जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 32 आए और ऐड करने पर बेटा -12 आए, 8 और 4।
क्या बेटा 8 और 4, 8 और 4 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 चौक 32 और ऐड करोगे तो बेटा क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव 12। क्या मिलेगा पॉजिटिव 12। लेकिन मुझको तो यार नेगेटिव 12 चाहिए, माइनस के साइन के साथ 12 चाहिए। हाँ, ऐड करने पर 12 तो आ रहा है, बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई करने पर 32 भी आ रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन यार माइनस का साइन नहीं आ रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऐसी चीज सोचनी पड़ेगी जिससे क्या हो, मेरा एडिशन भी हो जाए और माइनस का साइन भी आ जाए। तो ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि मेरा नेगेटिव साइन भी आ जाए और एडिशन भी हो जाए, जब क्या हो बेटा दोनों के दोनों नंबर किस में हो, माइनस में हो। क्या हो बेटा दोनों के दोनों नंबर आपस में माइनस में हो। तो माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 4 12, बड़ी वैल्यू के आगे साइन माइनस का है तो माइनस। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -8 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, 8 चौक 32, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई। मल्टीप्लाई करने पर 12 आ रहा है, 32 आ रहा है और ऐड करने पर आपका -12 आ रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से नंबर मिले आपको, -8 और -4। अब करना क्या होता है, बीच वाले को तोड़ना होता है। क्या करना होता है बेटा, बीच वाले को तोड़ना होता है। तो n स्क्वायर -8, एन लगा दो, एन लगाए ना साथ में, है ना, जिस नंबर को तोड़ रहे हैं उसके साथ क्या लगा, एन लगाए, तो एन लगा के आपको नंबर को तोड़ना है। तो -8n, फिर दूसरा नंबर क्या है आपका -4n, -4 है ना, एक -8 है तो -8n, एक -4 है तो -4n प्लस 32 इज इक्वल टू 0। अब ये दो नंबर अलग, ये दो नंबर अलग। चलो बेटा अब यहाँ देखो कॉमन क्या है, यहाँ पर n कॉमन है, n को कॉमन ले लेंगे तो n -8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा n-8, n को कॉमन ले लिया ना। अब यहां से हम लोग क्या कॉमन दिख रहा है हमको, -4 कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, -4। और एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी नंबर को नेगेटिव के साथ कॉमन लेते हो, यानी कि नेगेटिव साइन को कॉमन लेते हो, तो नेगेटिव साइन को कॉमन लेने से क्या होता है, पूरे ब्रैकेट का साइन बदल जाता है। क्या बदल जाता है बेटा, पूरे ब्रैकेट का साइन बदल जाता है। तो देखो मैंने जैसे ही -4 को कॉमन लिया तो पहले जो नंबर नेगेटिव था वो पॉजिटिव बन जाएगा, है ना, n बचेगा ना, मैंने -4 को बाहर ले लिया, और जो पहले पॉजिटिव था वो किस में हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही मैंने 4 को कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 8, क्योंकि 8 चौक 32, इस वजह से यहाँ पे क्या बचेगा 8। अब माइनस का साइन कॉमन लिया है, इसलिए जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, प्लस वाला माइनस में हो गया। क्लियर है। अब n-8 यहाँ भी आ रहा है, n-8 यहाँ भी आ रहा है, मैं क्या करूंगा, n-8 को कॉमन ले लूंगा। तो जैसे ही मैं n-8 को कॉमन लूंगा क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा n, यहाँ पर बचेगा -4। देखो ना, जैसे ही मैंने n-8 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा n, यहाँ पर बचा -4। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार n-8 को 0 के इक्वल लेंगे, एक बार n-4 को 0 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ से बेटा जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, और यहाँ से जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आपको दो n की वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी, एक मिलेगी n इज इक्वल टू 8 और एक मिलेगी n इज इक्वल टू 4। तो इसी प्रकार से आपका जो है बेटा थर्ड क्वेश्चन में भी, शायद थर्ड क्वेश्चन था, हाँ पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब देखते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। आपको एक कर्व दिया है और उस कर्व की बेटा क्या करनी है, आपको लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा सुनो, मैंने 2023 वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए बेटा आपको क्या करना है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना है। हो सकता है कि इस बार भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से करके जाना, इसके फॉर्मूले को अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि मैंने इसको 2-3 पेपरों में लगातार आते हुए देखा है। ठीक है बेटा, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन आपसे सिंपली क्या कह रहा है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व, और आपको कर्व दिया है y इज इक्वल टू 3 प्लस x/2, ये बाई 2 ना, तो x/2, और लिमिट कहां से कहां तक दी है, फ्रॉम 0 से 3 टू 2 से 4। अब लेंथ ऑफ द कर्व निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। लेंथ ऑफ द कर्व निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इस पूरे का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक, x है तो बेटा लिमिट भी किसकी आएगी, x की आएगी, dx है तो बेटा ये लिमिट भी किसकी आएगी, लिमिट भी किसकी आएगी, आपके x की लिमिट आएगी। इतना क्लियर है। ये होता है बेटा आपके लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला। अब इसी लेंथ ऑफ आर्क की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को बेटा आपको याद रखना है। क्लियर है, इस फॉर्मूले को आपको क्लियर रखना है, याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार आया है, इस वजह से इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy/dx। क्या निकालेंगे, dy/dx। ठीक है, आपको एग्जाम में भी ऐसे ही कैलकुलेट करना है।
तो आपका जो dy बाई dx है बेटा वो किसके बराबर आएगा, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव कर दो, किसका, 3 प्लस x बाय 2 का। 3 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, 0, कांस्टेंट का क्योंकि डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 0 होता है। अब इधर देखो ये 2, ये 2 तो अपने आप को बदलेगा नहीं, इस 2 को हम लोग बाहर लेंगे और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1, है ना बेटा। बात समझ में आई कि नहीं। 3 का डेरिवेटिव 0 फिर प्लस ये 1/2, ये बाय 2 जो है बेटा क्या है बेटा, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं बेटा, वेरिएबल से अलग कर देते हैं। फिर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा, 1, है ना। तो आपको जो आंसर मिला dy बाई dx का वो क्या मिला, 1/2। क्या मिला बेटा, 1/2। अब क्या करेंगे, इसी का स्क्वायर कर देंगे, dy बाई dx का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और जब मैं dy बाई dx का स्क्वायर करूंगा तो 1/2 का स्क्वायर करूंगा, तो 1 का स्क्वायर जो है बेटा क्या आ जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। क्लियर है। 1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, 1, और 2 का स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा, 4। यानी कि मेरा dy बाई dx का जो स्क्वायर है बेटा वो क्या आ चुका है, 1/4। चलो अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने आगे के क्वेश्चंस को प्रोसीड करते हैं। चलो अब देखो dy बाई dx मिल गया। अब बेटा इसको पुट करेंगे, l इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a से b। अच्छा ये a और b लिमिट किसकी है, जब भाई इंटीग्रेशन आप लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये लिमिट भी किसकी होगी, आपकी x की होगी। तो आपका a लोअर लिमिट, a क्या होती है आपकी लोअर लिमिट, और जो ऊपर होती है वो क्या आती है, अपर लिमिट। यानी कि x की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 2। ठीक है। पहला वाला पॉइंट, पहले वाले इस पॉइंट में पहली वाली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की, x की y की। छोटा x इज इक्वल टू 0, बड़ा x इज इक्वल टू 2। फिर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर किसके बराबर आया, 1/4 के, 1/4 और dx। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर, अंदर अंदर सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 1 जा 4 प्लस 1, 1 की 1 से करोगे तो 1 आएगा, 4 की 1 से करोगे तो क्या आएगा, 4, 1 की 1 से करोगे तो आएगा 1, और नीचे इनकी आपस में 4 1 जा 4 dx। अब l इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर 2 तक, 4 प्लस 1 5/4 dx। क्या आ गया बेटा, 5/4 dx। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब इतना समझने के बाद हमको क्या करना है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। यार अंडर रूट 5/4 ये तो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। अंडर रूट 5/4 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो कांस्टेंट चीज को हम लोग बेटा कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। हमेशा कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। क्या बचेगा, जब बेटा हम किसी भी चीज को कॉमन बाहर निकालते हैं तो वहां पर क्या बचता है, जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है। और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है कांस्टेंट नंबर का, लेकिन इंटीग्रेशन नहीं। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, x। 1 का क्या इंटीग्रेशन होता है बेटा, x होता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो आपकी जो लेंथ है बेटा वो किसके बराबर आएगी, अंडर रूट 5/4, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2, और 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x। क्या आएगा बेटा, x। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। अब आपको करना क्या, अब आपको लोअर लिमिट पुट करनी है। पहले लोअर लिमिट, अपर लिमिट से पुट करोगे, पहले अपर लिमिट माइनस, फिर क्या पुट करोगे, लोअर लिमिट, x की जगह पे लोअर लिमिट। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे 2 पुट कर दिया, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट क्या है, 0, तो x की जगह पे 0। 2 में से 0 गया, क्या आएगा, 2। 2 में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2। चलो अब यहाँ पे निकालते हैं, ये पूरा अंडर रूट के अंदर है। अंडर रूट 5, देखो 5 बेटा रूट से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन 4 जरूर आ जाएगा। 4 कैसे आ जाएगा, दोनों को स्प्लिट कर लिया, दोनों पे अंडर रूट मैंने क्या करा, इस प्रकार से स्प्लिट कर लिया, क्योंकि दोनों को मुझे क्या करना है, अलग अलग सॉल्व करना है। और रूट को मैं स्प्लिट कर सकता हूँ डिवीजन में भी और मल्टीप्लीकेशन में भी। आपको पता है बेटा अंडर रूट 4 की जो वैल्यू है बेटा वो क्या होगी आपकी, 2। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 2। इस प्रकार से बेटा आपका जो है, आपका एरिया क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 स्क्वायर यूनिट। अंडर रूट 5 यूनिट, यूनिटी लेंथ ऑफ द कर्व है ना, अंडर रूट 5 यूनिट। देखो ना भाई, अंडर रूट 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर। यानी कि अंडर रूट 4 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 2, और 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 5। तो इस प्रकार से जो है आपने लेंथ ऑफ द कर्व भी बहुत प्यार से निकाल लिया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलो अब नेक्स्ट देखते हैं अपना आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए, डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है जिसके वर्टिसेस मुझे ये और ये दिए हैं। ठीक है, क्या करना है, डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मुझको क्या करना है, अपने ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस यानी कि कोने वाले पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पहले एक डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम के माध्यम से फिर मैं आपको फॉर्मूला दिखाऊंगा, फिर हम लोग आगे की चीजों को करेंगे। सबसे पहले ये रहा मेरा ट्राइंगल। ट्राइंगल का पहला पॉइंट बेटा क्या दिया है, 1,2। पहला पॉइंट क्या दिया है, 1,2। सेकंड पॉइंट दिया है -2,3। ठीक है, और थर्ड पॉइंट दिया है -3, -4। ठीक है बेटा, ये होगा इसके पॉइंट्स। क्लियर है। अब क्या करेंगे, चलो अब इसका एरिया निकालते हैं। अब ट्राइंगल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, तो सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको करना क्या है, आपको सारे पॉइंट्स को ना, सारे पॉइंट्स को आपको करना क्या है, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अरेंज कर लेना है। चीज समझे बेटा, क्या क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, सारे पॉइंट्स को बेटा क्या करना है, डिटर्मिनेंट में अरेंज कर लेना है। 1 2 है ना, पहला पॉइंट 1 2, पहले एक्स वाला देन वाई वाला, फिर -2 3, फिर -3 4। ठीक है बेटा, सारे पॉइंट्स को बेटा क्या करना है, डिटर्मिनेंट में अरेंज कर लेना है। करने के बाद लास्ट वाली कॉलम बची तो लास्ट वाली कॉलम में आपको 1 1 1 लिख देना है। समझ गया बेटा क्या करना है, सबसे पहले फिर से ध्यान से देखो, 1 2 लिख दिया, -2 3 लिख दिया, -3, -4, -3, -4। इस प्रकार से फिर लिखने के बाद आपको क्या करना है, अपनी थर्ड कॉलम में 1 1 1 लिख देना है। बस इतना करना है। इस तरीके से अरेंज कर दिया। अब इसको बस हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका एरिया निकल के तैयार हो जाएगा। क्लियर है बेटा, आपका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा, निकल के तैयार हो जाएगा। कब, जब आप इसको क्या कर दोगे, इसके डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में अरेंज करने के बाद इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दोगे। चलो अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। चलो अब इसके डिटर्मिनेंट के आंसर को निकालते हैं। सबसे पहले बेटा पहला एलिमेंट 1, व्हाट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, यही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 3 1 -4 1, 3 1 -4 1, यही आएगा ना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटाओगे तो। फिर सेकंड वाले एलिमेंट को हम लोग लेते हैं नेगेटिव, सेकंड वाले एलिमेंट को क्या लेते हैं बेटा, नेगेटिव। तो ये लो फर्स्ट रो, अब कौन सी कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो -2 1 और -3 1, -2 1 -3 1। देखो ना यही आएगा ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओगे तो -2 1 -3 1। ठीक है, प्लस लास्ट वाला एलिमेंट क्या, 1। लास्ट वाला एलिमेंट पॉजिटिव ना, पहला एलिमेंट पॉजिटिव नेगेटिव देन पॉजिटिव। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ। जब आप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओगे तो क्या बचेगा, -2 3 -3 -4, -3 -4। देखो फिर से देख लो भाई क्या है क्या नहीं। देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटा दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाने के बाद बचा -2 3 -2 3 -3 4 -3 -4। क्लियर है। तो दोस्त फिर मेरे कैमरे में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है, मैंने यहाँ तक आपको अरेंज करना बता दिया। अब देखो अब क्या करना है, आपको इस पूरे का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। तो 1/2, देखो अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 3 माइनस -4 की 1 से करोगे तो आएगा -4। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। पहले 3 की 1 से करी तो 3, फिर माइनस का साइन आता है, फिर जब इनको मल्टीप्लाई करते तो माइनस का साइन आता है, और -4 को 1 से करेंगे तो -4, फिर -2, अब इनकी करेंगे -2, फिर आएगा माइनस, फिर 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -3, प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, फिर माइनस, प्लस माइनस, 3 3 जा 9, माइनस का है ना बेटा। पहले इनकी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8 हो जाएगा पॉजिटिव। उसके बाद फिर माइनस का साइन आएगा, फिर 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस है ना, 3 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि -9 आएगा। तो वही मैंने -9 यहाँ पर लिख दिया है। चलो अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं और अपने आंसर को निकालते हैं। 1/2 1 3 + 4 है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस, प्लस 8 माइनस माइनस प्लस।
अच्छा, इसमें किसको डाउट है? देखो ना, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस का 2 लिखा, माइनस का 2 लिखा, माइनस माइनस प्लस, फिर 1, 1 को लिखो चाहे ना लिखो, 1 चलो लिख देते हैं 1, फिर 8 माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है? अब चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2। अब क्या-क्या बचेगा यहाँ? मॉड के अंदर क्या-क्या बचेगा? मॉड ये बेटा मैंने ये जो मॉड का साइन लगा इसलिए लगाया है क्योंकि एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये पूरा आंसर नेगेटिव देगा तब भी आपको कैसा लेना है? पॉजिटिव लेना है। ठीक है? ये ऑन डिफ़ॉल्ट बेटा कैसा बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। 4 + 3 7 और 7 एकम 7, तो पहली वैल्यू तो आ गई आपकी 7। फिर ये माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया, आपका बचेगा 1, बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन लग जाएगा। बड़ा बेटा कौन है? 3 है, तो 3 के आगे बड़ा का साइन। प्लस माइनस 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 2, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 आ गया। देखो ना, प्लस माइनस माइनस तो माइनस 2 आ गया। ये प्लस का साइन है, प्लस का बनाया, फिर ये देखो माइनस, यहाँ पे प्लस का साइन था तो प्लस माइनस माइनस और माइनस 2। 8 + 9 आपका कितना होता है? 17, प्लस का 17। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, देख लो भाई, एक बार देखो सब दिक्कत तो नहीं है ना कोई? प्लस माइनस माइनस प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस का 1 आएगा, प्लस के 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लिखा। 17 सॉरी 17 है, 17 है ना? 7 में से 2 गया 5 और एक 17, 1/2, 17 + 5 होगा आपका कितना? 22, है ना? 3 3 + 2 22। ठीक है? तो यानी कि ये आ गया आपका 1/2 मल्टीप्लाई 22, 2 1 जा 2, 11, यानी कि आ गया 11 स्क्वायर यूनिट। आपका जो एरिया वो कितना आ गया? 11 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार से आपने जो है अपने 25 नंबर आज पक्के फिर से कर लिए। यानी कि 25 नंबर का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से आज की क्लास में समझ लिया है। ठीक है? अब जो है बेटा बस अब 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूँगा। उसके बाद जो है 2022 का भी पेपर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। मैं यही चीज़ कहूँगा कि 2022 का मैंने करा दिया, 2023 का करा दिया, अब एक 2024 का भी करा दूँगा। ये 3 पेपर तो आपको कम से कम पढ़ के जाना ही जाना है। इसमें से देखना आपको कई कितने सारे क्वेश्चन आपको रिपीट करते हुए मिल जाएँगे। और देखो मैंने जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चन समझाए हैं। ऐसा नहीं करा कि मैं बस सॉल्व करता गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैंने एक-एक क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, कॉन्सेप्ट के साथ एक-एक बातें बताई है। इसलिए मेरा जो वीडियो है वो भी क्या है बेटा बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। ठीक है? आपके लिए आपसे बस यही गुज़ारिश है कि वीडियो को पूरा देखना, कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल डीप में मैंने कराया है। समझ गए मेरी बात? और इसके बाद क्या है, मैं सारे जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, लीनियर इनइक्वालिटी है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, एवरी ईच एंड एवरीथिंग, हर एक टॉपिक पे बेटा मैं क्या करूँगा, वीडियो बनाऊँगा और सभी को एकदम चैप्टर वाइज़ सब चीज़ों को खत्म करूँगा और आपको एक पूरी प्लेलिस्ट, पूरी लर्निंग प्लेलिस्ट जो है रेडी करके दूँगा और आने वाले पेपर्स को भी मैं इस प्रकार से सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है? समझ गए मेरी बात? तो चलो, अब मैं आपकी क्लास, इस क्लास से मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो टाटा, बाय-बाय।